हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882। ठीक है, ये आपकी सीयूईटी के एग्जाम के लिए भी काम आएगी और ये आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट होगी। और मेरा एक जो सजेशन है आपके लिए कि जो पैटर्न है उसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर है फॉर सीयूईटी एंड फॉर यूजीसी नेट। तो जब आप सीयूईटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूजीसी नेट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। नॉट दैट थोड़ा ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यूजीसी का लेवल थोड़ा सा हायर है क्योंकि आप मास्टर्स के बाद वो एग्जाम देते हैं, बट स्टिल अगर आप उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर सीयूईटी में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बेसिक देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि सेक्शन 2 में बताई हैं, एक्ट कब आई, फलानी चीज़ें, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, इसमें से पीवाईक्यूज में क्या चीज़ें आ जाती हैं या किन चीज़ों से क्वेश्चन बनने के आसार सबसे ज़्यादा होते हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी बार क्या हो जाता है, तीन चार एक्ट्स वो दे देता है एग्जाम में आपको, एंड ही सेज कि आप इन एक्ट्स को क्या करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा कर दो आप। तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको इनकी डेट्स ऑफ इनैक्टमेंट एंड कमेंस की जो है, कब कमेंसमेंट हुआ था इस एक्ट का, वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। एंड एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में किस चीज़ को डिफाइन करा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार कोई इनैक्टेड डेट याद ना रहे तो भी काम चलेगा, बट कमेंसमेंट डेट याद रहनी चाहिए। 1 सितंबर 1872 एंड द एक्ट हैज़ कंप्लीट 11 चैप्टर्स। ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, वो हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट 1 के नाम से भी जानते हो, सेक्शन 1 से लेके 75 तक आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपके जो सेकेंड पार्ट है दैट इज योर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वो हम आगे मैं बताऊंगी कौन से सेक्शन से लेकर आपके कहाँ तक आपको ये पढ़ने हैं, कौन से आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप में चले गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सबसे मेजर सेक्शंस हमें पढ़ने हैं, पहले हम कॉन्ट्रैक्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन 1 से लेके 75 तक पढ़ेंगे। कम होल ऑफ इंडिया के ऊपर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होता है एंड इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम और जस्ट इन रेम नहीं होता है। ये मतलब क्या है इन चीज़ों का, देखिए ये आपको बताता है कि रेमेडी के राइट्स कैसे क्रिएट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी थर्ड पर्सन के ऊपर तो केस नहीं कर सकते जिसका कोई लेना देना नहीं था कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है जो लोग पार्टीज थे कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो पर्सोनम पर्सन्स, जो रिलेटेड पर्सन्स हैं उनके लिए ही आप जो है केस फाइल कर सकते हो। जो दूर से बिलोंग करते हैं या जो लोग रिलेटेड नहीं हैं उनके ऊपर हम केस फाइल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है आपकी, ये आपकी जस्ट इन पर्सोनम है, और सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, जस्ट इन पर्सोनम है और जस्ट इन रैम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बस एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें ये हम लोग दो लोग, कम से कम दो व्यक्ति ये चीज़ तय कर लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा और इसके बदले में मैं कुछ पैसे आपसे लूँगा। ठीक है, ये तय कर लिया जाता है, मिनिमम दो लोग जो है इसमें ज़रूरी होते हैं। जब ये दोनों लोग बात कर रहे हैं ना कि तुम मेरे लिए ये काम करना, तुम मेरे लिए काम नहीं करना, तो यहाँ पर यही दोनों पार्टीज जो है एक दूसरे के लिए कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जो है एप्लीकेबल बनाती है, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ मेंशन कर देते हैं कि भाई मैं तुमसे 17 तारीख को गाड़ी खरीदने आऊँगा, उस दिन मैं पैसे लेकर आऊँगा, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे ही तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे उसमें तुम मुझे हमें वो गाड़ी सौंप दोगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टीज ने अपने आप ही क्रिएट करी हैं, इसीलिए ये जस्ट इन पर्सोनम है और जस्ट इन रैम नहीं है। ठीक है, ये किन किन चीज़ों में हो सकता है, रोज़मर्रा की जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, हम कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, हम बैंक जा रहे हैं, ये सारे काम क्या होते हैं, ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में जब हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये ट्रीटी साइन हुई है, इंडिया और अमेरिका ने ये ट्रीटी साइन करी, तो जब कंट्रीज पार्टीज बनती हैं कॉन्ट्रैक्ट की और वो दूसरी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रीटी कहते हैं।
अब इसमें रेमेडी क्या है, ठीक है, जैसे आपको पता है आपने कोई बीएनएस में कोई गुनाह करा, आपने कोई रेप या आपने कोई मर्डर कमिट करा है, ठीक है, तो आपको पता है भाई जेल जाना पड़ेगा, सजा मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल लॉ है जैसे हम जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपनसेशन मिलता है जब भी आपको कोई काम करना था, कोई राइट, आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने वो ड्यूटी तोड़ दिया, आपने वो ड्यूटी या वो काम नहीं करा है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोई काम ना करने की वजह से सामने वाली पार्टी को क्या है, नुकसान झेलना पड़ा है, तो इसीलिए आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन जो वेरियस एमिनेंट जूरिस्ट ने दी हैं, ठीक है, जूरिस्ट ना बेसिकली जैसे साइंस के साइंटिस्ट होते हैं ना, ऐसे लॉ के जूरिस्ट होते हैं। जूरिस्ट वर्ड का मतलब ही साइंस है, ठीक है, सॉरी जूरिस्ट वर्ड का मतलब ही लॉ है, साइंस नहीं है, जैसे लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुलॉक की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हिल्सबरी की एंड सैलमन की। काफ़ी बार एग्जाम में डेफिनेशन लिख कर आ जाती है और वो आपको बोलता है, चार जूरिस्ट के नाम दे देगा कि इनमें से बताओ ये डेफिनेशन किसकी है। तो जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं, जो फेमस हैं, एटलीस्ट उनकी तो हमें डेफिनेशंस पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पुलॉक ने क्या कहा था, पुलॉक ने बोला था कि एग्रीमेंट क्या है, ये कुछ प्रोमिसेस हैं, या एग्रीमेंट एक ऐसी चीज़ है कि ये जो है लॉ में एनफोर्सेबल होते हैं, यानी कि लॉ से बैक्ड होते हैं, कि अगर आपने ये काम नहीं माना है तो आपको लॉ में कोई ना कोई जो है कॉन्सिक्वेंस पे करना पड़ेगा। तो एवरी एग्रीमेंट जो है और प्रॉमिस वो एनफोर्सेबल होते हैं लॉ के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब याद रखने का तरीका, प्रॉमिस का पी एंड पुलॉक का पी, जब प्रॉमिस की बात करी जाएगी तो वहां पर पुलॉक की वो डेफिनेशन होगी, ठीक है। याद करने का यही तरीका है, वरना कितने भी रट लेना बैठ के तो पढ़ नहीं पाओगे। उसके बाद हेल्सबरी की डेफिनेशन क्या कहती है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स विच इज इंटेंडेड to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to abstain or from doing some act। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों पार्टीज एक चीज पर अग्री कर रही हैं कि ठीक है, एक ने मुझे कोई ऑफर दिया है, मैंने वो ऑफर माना है कि मुझे ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, और जब इस बात का एक लीगल बैकअप आ जाता है कि अगर हमने एक दूसरे की बात नहीं मानी या हमने एक दूसरे की जो ड्यूटी है वो नहीं निभाई तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो गाड़ी वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, मैंने बोला कि मैं 17 तारीख को, हमारी बात हो गई है 17 तारीख को जो है मैं आपके घर आऊंगी, पैसे दूंगी और गाड़ी लेकर जाऊंगी। आपने पैसे ले लिए 17 तारीख को, लेकिन गाड़ी आपने मुझे नहीं दी, तो फिर मुझे नुकसान हुआ। तो ये जो आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक बात हुई थी कि हाँ ठीक है ये काम हमें ऐसे करना है, वो आपने नहीं करा, आपने वो काम जो है डिफ्यूज कर दिया या डिनाई कर दिया, मतलब नॉट डिफ्यूज, डिनाई कर दिया करने से, तो जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को कुछ ना कुछ इंजरी होती है। तो वहां पर ये जो पूरी सिनेरियो है इसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बेसिकली एक एग्रीमेंट है, लोगों के बीच में बात हो गई है कि हमें ये काम करना है और वो चीज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ है और अगर वो नहीं मानी जाती है तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, हमें कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलमन भाई साहब की डेफिनेशन देखेंगे, सैलमन ने हर चीज़ में डेफिनेशन दी है, बहुत ज़्यादा फेमस जूरिस्ट हैं ये। A contract is an agreement creating and defining obligation between the parties। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो एक एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज के बीच में है, मिनिमम दो पार्टीज के बीच में उनकी ऑब्लिगेशन यानी कि उनकी ड्यूटीज को डिफाइन करता है। वो ये बताता है कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। चलो ये तो बात रही हमारी एक जनरल डेफिनेशंस जो दी गई हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें बैरेट के अंदर दी गई है। सेक्शन 2 इसका जो है डेफिनेशन क्लॉज है, यहाँ पर हमें डेफिनेशंस बताई जाती हैं। सबसे पहले 2A में हमें बताया गया है कि प्रपोजल या फिर ऑफर क्या होता है। देखिए किसी भी इंसान को किसी चीज़ का ऑफर देने का मतलब क्या है कि आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हो, उसको ये चीज़ बताते हो कि मैं ये चाहता हूँ कि या तो तुम काम करो या फिर मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम ना करो। ये सामने वाला इंसान जाके कहता है, मन में वो क्या चाहता है कि हाँ सामने वाला है मेरी बात में, आप किसी चीज़ का ऑफर दे रहे हो किसी व्यक्ति को तो आप ये चाहते हो ना कि सामने वाला व्यक्ति आपका ऑफर एक्सेप्ट करे, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लो, तो मैं चाहती हूँ ना आप मेरी क्लासेस आकर ज्वाइन करो। तो क्या होता है, ऑफर में एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम या तो ये काम करो या फिर तुम ये काम मत करो, और मैं अपने मन में ये चाहती हूँ कि तुम भी इस चीज़ के लिए हाँ बोलो। मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि यार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेच देती हूँ,
ठीक है, मैंने ये ऑफर तुम्हारे सामने दिया है, कहा, और मैं चाह रही हूँ कि तुम मेरी गाड़ी खरीद लो, और तुम सोच रहे हो गाड़ी खरीदने के लिए, तुम्हें ज़रूरत भी है, मैं गाड़ी बेच रही हूँ, तो तुम खरीद लो मेरी गाड़ी। ठीक है, जब आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि तुम ये चीज़ खरीद लो, तो तुम ये चाहते हो ना सामने वाला व्यक्ति तुमसे वो चीज़ खरीद ले। तो यहाँ पर आपके मन में क्या है, आप ये चीज़ चाहते हो, ये आपका सोच है कि सामने वाला उस चीज़ को आपके तरह उसी सेंस में मान ले। तो ये है हमारा प्रपोजल कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने का। when one person signifies to another his willingness, क्या करता है, एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है, जाहिर करता है कि वो ये चाहता है कि या तो वो कोई काम करे या वो कोई काम ना करे, और उसकी ये इंटेंशन है, उसके मन में ये उसकी एक धारणा है, वो ये चाहता है कि आप उसकी बात को मानो। इसको हम क्या कहेंगे, प्रपोजल। ठीक है, टू बी में प्रॉमिस बताया गया है। प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को एक प्रपोजल दिया गया है या किसी भी व्यक्ति को एक ऑफर दिया गया है और सामने वाला व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, या तो मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर दिया क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपने क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल दिया, तो ये आपने क्या करा, आपने मंजूरी दी है, आपने एक्सेप्टेंस दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति ऑफर लेकर आ रहा था वो आपका प्रॉमिसर कहलाता है। ठीक है, और जो व्यक्ति जिसने एक्सेप्ट करा था वो आपका प्रॉमिसी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब भी आप किसी के आपने आप ऑफर लेके गए और उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका बन जाता है एक्सेप्टेंस, या फिर हम इसको प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप ऑफर दिया, एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन जाता है वो। और इस प्रॉमिस में जो व्यक्ति ऑफर लेकर आया था वो प्रॉमिसर कहलाता है, जिस व्यक्ति ने ऑफर एक्सेप्ट करा है वो आपका प्रॉमिसी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन 2D बात करता है कंसिडरेशन की। मैंने बोला गाड़ी बेचनी है, गाड़ी बेचनी है ना, आई वांट टू सेल इट, तो यानी कि वहाँ पे कोई पैसों का लेन देन तो होना ही चाहिए। तो जब भी आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे या किसी को कोई सामान दोगे तो उसके बदले में पैसे लोगे ना। तो कंसीडरेशन ये आपके वो पैसे हैं कि आपने कोई काम करने के लिए हाँ बोला है या आपने कोई काम करने के लिए ना बोला है, तो उसके लिए आप उस सामने वाले से कुछ चीज लोगे ना, बदले में पैसे लोगे ना। मैं गाड़ी बेच रही हूँ तो बदले में पैसे ले रही हूँ। तो ये जो हम बदले में चीज दे रहे हैं, कोई चीज रिटर्न में दे रहे हैं, इसे हम कंसीडरेशन कहते हैं। एंड एक बहुत फेमस मैगजीन है यहाँ पर, क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी करा हुआ है क्विड प्रो क्यू। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हो बाद में भी, अगर आपको वहाँ पे मेरी स्पेलिंग में या हैंड राइटिंग में कुछ इशू लग रहा हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 2E में हमें बताया गया है एग्रीमेंट। तो देखो मैं इसको एक फ्लो चार्ट हम आगे भी देखेंगे जब हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस आपका बनाता है प्रॉमिस। ठीक है, और जब उस प्रॉमिस में ये भी बातचीत हो जाए कि हम बदले में कितने पैसे लेंगे, यानी कि कंसीडरेशन भी आ जाए, तो वो आपका बन जाता है एग्रीमेंट। अभी हमने यहाँ पे लीगल रूल्स की, क्या चीज़ परमिट करता है लॉ, क्या चीज़ परमिट नहीं करता है लॉ, ये सब डिस्कस ही नहीं करा है। तो जब भी कोई एक प्रॉमिस है या एक से ज़्यादा प्रॉमिस होंगे और वहाँ पर कंसिडरेशन भी मौजूद होगा, तो वो आपका एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है कोई चीज़ गलत है, वॉइड अब इनिशियो, यानी कि कोई चीज़ गलत थी शुरुआत से ही। ठीक है, अब ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो कि लॉ की नज़रों में गलत है। आपने ये सोचा किसी को किडनैप कर लेते हैं, बैंक में रॉबरी कर लेते हैं, आपने इन चीज़ों के लिए एग्रीमेंट बनाया है, तो क्या ये चीज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ होगी कभी भी, कि भाई चोरी चकारी करना या कुछ ऐसे काम करना, ये कभी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे आपके वॉइड वॉइड एग्रीमेंट्स बन जाएंगे कि ये तो स्टार्टिंग से गलत थे, इनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है।
उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज योर टू एच, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जिसके ऊपर पूरी एक्ट है, सारी चीजें हैं, हम यहाँ देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई जब भी कोई भी प्रॉमिस के साथ हम कंसिडरेशन की बात कर लेंगे तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और जब भी ये देखा जाएगा कि वो एग्रीमेंट लीगल है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोई लॉ वायलेट नहीं होता है, वो लीगल सेंस में बना हुआ है, तो कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि लॉ की नज़रों में वो एग्रीमेंट सही है, कुछ गलत नहीं है वो, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, यही हमारी पूरी एक्ट का बेसिक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद 2I में हमें बताया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि शुरुआत से तो गलत नहीं थे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं आगे जाके, या कुछ ऐसी डेफिशिएंसी रह जाती है कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त कि वो एक आर्ट पार्टी के एंड पर क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल हो जाते हैं। सपोज मुझे गाड़ी बेचनी है, आप गाड़ी खरीदना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हूँ कि नहीं ऐसे कैसे नहीं खरीदोगे, एक गाड़ी तो तुम्हें ही खरीदनी पड़ेगी, मैं बहुत प्रेशराइज कर देती हूँ तुम्हें, तो तुम प्रेशर में आके हाँ बोल देते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट या मैं कोई काम करूँ या ना करूँ तो ये तो मेरी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए ना, कोई प्रेशर में आके तो नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपसे फ्री कंसेंट नहीं होगी आपकी, यानी कि आपकी पूरी खुशी, आपकी पूरी रजामंदी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक पार्टी का एंड, यानी कि एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है, जिसका कंसेंट उसकी इच्छा के विरुद्ध लिया गया था, उसके एंड पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और दूसरे वाले के एंड पर कॉन्ट्रैक्ट सही होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मतलब नए हैं या पुराने हैं, लाइक तो देखो करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको, ये ऐसे करने वाले को ही हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, और उसके